तो कल की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे वो बेसिकली पेलोड था कि अगर आप लोगों को किसी बलून या फिर लेट्स से हॉट एयर बलून इसके सहारे अगर कोई ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो बेसिकली आप एक बलून के साथ कितना वेट आप अटैच कर सकते हो। अब जैसे अगर एक 2 रुपये का फुग्गा आता है तो उसको या उससे तुम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि वो तुम्हारे वेट को लिफ्ट अप करेगा। हाँ, हो सकता है कि वो एक कागज का पेज, लेट्स से एक बुक का पेज लिफ्ट कर पाए, बट तुम्हें लिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो किस बलून की कितनी कितनी कैपेसिटी है ये बेसिकली हम लोगों ने कल की क्लास में निकालना सीखा था। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसमें भी हम लोगों का जो ऑर्डर रहेगा पढ़ाई करने का वो कुछ इस तरीके का रहेगा कि पहले हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की थियरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन वही सेम जैसा बताए थे कि न्यूमेरिकल्स 2 या 3 बार करके, या हो सकता है एक ही बार में मैं पूरे ले लूँ, बट इस तरीके से हम लोगों को मूव करना है। फिर आगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो भी आपका हो उसकी थियरी, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद एक होता है आपके ओपन वेसल का और इस तरीके के फ्लास्क वाले सवालों का कंसेप्ट, एक वो, और उसके बाद बैरोमीटर से रिलेटेड कंसेप्ट, और इस तरीके से हम लोगों का आधा चैप्टर हो जाता है खत्म। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। और फिर उसके बाद शुरू होता है आप लोगों का रियल गैसेस। आप जब गैसियस स्टेट पढ़ते हो तो गैसियस स्टेट में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला, आपको आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है जो प्रोबेबली इस वीक में ख़त्म हो जाएगा, और फिर दूसरा आपको पढ़ना रहता है रियल गैसेस के बारे में। हाँ, अब जो हम रियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं वो ऑलमोस्ट थियरी होती है, मतलब आप लोगों को कुछ इक्वेशंस डिराइव करके दिखाई जाएंगी, कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मैं निकाल के दे दूंगी वगैरह वगैरह, और फिर बस डायरेक्ट उनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं और ये चैप्टर ख़त्म। मुश्किल से 1 हफ्ते का चैप्टर ये मेहमान है, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ही, क्योंकि आसान चैप्टरों में ये गैसियस स्टेट को गिना जाता है और इससे एक सवाल आप मेंस में पक्का मान के चलो कि गैसियस स्टेट में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो हमें पढ़ना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो ये जो वर्ड है पार्शियल प्रेशर, इसके साथ आप एक बार और डील करोगे आगे जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस करके एक चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 में वाले चैप्टर को जब आप देखोगे तब आपको ये चीज़ क्या होगी, मिलेगी। तो पार्शियल प्रेशर को हम समझे कैसे? अब समझने के लिए आप इस तरीके से उसको समझो। मान लेते हैं एक आपके पास बास्केट है, ठीक है, ये बास्केट है। अब अगर मैं पूछूंगी इस बास्केट में कितने टाइप्स के फ्रूट्स हैं, तुम कहोगे इसमें 3 प्रकार के फ्रूट्स हैं। एक ऐसा फ्रूट जो ग्रीन कलर का दिखता है, एक ऐसा फ्रूट जो ब्लू कलर का दिखता है, एक ऐसा फ्रूट जो मान लेते हैं ब्राउन कलर का दिखता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सबके एक एक पीस है, क्वांटिटी में वेरी हो सकता है। ब्लू वाले आपके पास टोटल 4 फ्रूट्स हो, ग्रीन वाले जो है वो आपके पास मान लेते हैं टोटल 3 फ्रूट्स हैं वैसे, ठीक है, उसके टोटल 3 फ्रूट्स हैं। ब्राउन वाले आपके पास 2 हैं। यानी कि सबका जो क्वांटिटी है, जो उनका प्रपोर्शन है उस पर्टिकुलर बास्केट में, वो कैसा है, अलग अलग है। अब इस बास्केट को आपने एक वेइंग मशीन में रखा है ना, आप इस बास्केट को एक वेइंग मशीन में रखते हो और आप क्या करते हो, इस बास्केट का टोटल वजन आखिर कितना हुआ है आप ये कैलकुलेट करते हो। तो आप ये देखते हो कि ये जो बास्केट है, इस बास्केट का जो टोटल वेट आया है, ठीक है, जो भी इसका टोटल वेट आया है वो टोटल वेट किसकी वजह से आया है। आप कहोगे कि अच्छा, वो जो बास्केट के अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं 3, आपके ग्रीन वाले और ब्लू वाले और ब्राउन वाले, उन वेट्स की वजह से वो बास्केट का एक टोटल वेट बन रहा है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का वेट ऑफ दैट ग्रीन वन। एक ग्रीन वाले का वेट कितना होता,
प्लस 2 टाइम्स इंटू वेट ऑफ ब्राउन वाला प्लस 4 मल्टीप्लाई दैट आप लोगों का ब्लू वन। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो किसी भी सिनेरियो में टोटल कंट्रीब्यूशन जो होता है, टोटल जो होता है, उस टोटल के लिए एक इंडिविजुअल होता है, मतलब उस टोटल को बनाने के लिए हर इंडिविजुअल पार्टिकल अपना कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करता है ना। जैसे अगर मैं पूछूंगी कि उन सब में ग्रीन वाले ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, तो मान लो ग्रीन वाले की टोटल वेट है, मान लेते हैं टोटल वेट मान लेते हैं ये आया है 80 kg, है ना। ये टोटल वेट मान लो कितना आया है आप लोगों के पास, 80 kg ये टोटल वेट आया। और ये जो 3 ग्रीन पार्टिकल्स हैं इनका वेट है 20 kg मान के चलते हैं, पता नहीं कितने बड़े फ्रूट्स होंगे, बट 20 kg मान लेते हैं इनका वेट है। अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि परसेंटेज ऑफ दैट ग्रीन वाले का, मतलब ग्रीन वाला टोटल में कितना परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो तुम कहोगे कि कुछ इस तरीके से, बराबर, कि ये वाली चीज आप लोगों की इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है। ये हो गया 25, कितना 25% वो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो बस दिस 25% इज नोन एज आप लोगों का पार्शियल प्रेशर। खत्म। अब ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर प्रेशर जो चीज़ है उसको नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे वेट कह रही हूँ, बट भावनाओं को समझो, ठीक है, कि भावनाएं क्या है। भावनाएं यहाँ पे ये है कि कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज, ठीक है, टोटल में अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है, दैट कंट्रीब्यूशन इज नोन एज आप लोगों का पार्शियल प्रेशर। अब क्योंकि हम लोग बातचीत यहाँ पर गैसेस के टर्म्स में कर रहे हैं, सो देयरफॉर इट विल बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं मैं वेट के टर्म्स में बातचीत कर रही होती, देन इट विल बी नोन एज पार्शियल वेट। बट बेसिकली कोई भी स्पीशीज, ठीक है, कोई भी स्पीशीज आखिर कितना कंट्रीब्यूट कर रही है टोटल के प्रति, है ना, टोटल में अपना उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट कंट्रीब्यूशन इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोग गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि अगर एक कंटेनर में 3 टाइप की गैसेस है, A, B, C, और उन तीनों टाइप की गैस की वजह से एक टोटल प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, ऑब्वियस है। तो गैस नंबर A का कितना परसेंटेज है उस टोटल प्रेशर में, दैट इज नोन एज आप लोगों का पार्शियल प्रेशर। और सिंपल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं तो एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी के सर्टेन शेयर्स है, ठीक है, कुछ उसकी मार्केट वैल्यू है। हम मान लेते हैं मैंने उस कंपनी के 60% शेयर्स खरीद के रखे, जो एक B पर्सन है उससे 20% खरीद के रखें, एक C पर्सन ने 12% खरीद के रखें, एंड सो ऑन। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि उस कंपनी में मेरा हक कितना है, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है उस कंपनी में, मेरा उसमें कितना मतलब मुझे मिलेगा, तो मैं 60% होल्डर हूँ, राइट। तो बस इसी 60% को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब हो सकता है तुम चाहो तो वैल्यू को परसेंटेज में निकालो या फ्रैक्शन में छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, बट द बेसिक थिंग इज कि टोटल में वो इंडिविजुअल स्पीशीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, टोटल वैल्यू में वो पर्टिकुलर स्पीशीज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज नोन एज आप लोगों का पार्शियल। अब क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात की जा रही है और बात गैसेस की जा रही है, ना कि शेयर्स की, सो बेसिकली मैं क्या कह सकती हूँ कि टोटल प्रेशर में हर गैस का कितना कितना इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूशन है, दैट इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जैसे कि हमारा एयर है, एयर में अलग अलग प्रकार की गैसेस मौजूद हैं। हम जानते हैं नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन उसमें सबसे ज़्यादा होता है, मान के चलो 78% नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है। और जो हवा है, हवा, ठीक है, उस हवा का टोटल प्रेशर 1 atm है, ठीक है, हवा का टोटल प्रेशर 1 atm है।
अब टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा? टोटल प्रेशर होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर, अदर गैसेस, सबकी वजह से होगा। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि बताओ उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन का कितना हक है उस 1 एटीएम पर, या फिर उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो आप क्या कहोगे? बेसिकली आप ये नहीं कहोगे कि हाँ इट्स 78% ऑफ 1 एटीएम, यानी कि 0.78 एटीएम प्रेशर तो सिर्फ नाइट्रोजन गैस की वजह से, दैट बस उसी 0.78 को हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो होप सो कि तुम्हें ये बात समझ में आई है कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, कि टोटल प्रेशर जब भी हम किसी सिस्टम का बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम गैसेस की बात कर रहे हैं, लिक्विड्स की नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, जब भी हम किसी भी गैसियस सिस्टम की बात करते हैं और उस गैसियस सिस्टम में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो उन सारी गैसेस की वजह से एक टोटल प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन उस टोटल प्रेशर में किस गैस का कितना 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 कंट्रीब्यूशन है, दैट ईच कंट्रीब्यूशन इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का पार्शियल प्रेशर। बस ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, ये तुमको थोड़ा सा याद रखना है। आपके जो मोल्स होते हैं, मोल्स जो रहता है आप लोगों की एडिटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं, मैं तुमसे ये कहूँगी कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एक गैस A भरी है, इसके पास 1 मोल है। आपके पास एक दूसरा कंटेनर है जिसमें गैस B भरी हुई है, इसके आपके पास 1.5 मोल्स हैं, और एक आपके पास कंटेनर C है जिसमें 2 मोल्स ऑफ गैस भरी हुई है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि अगर इन तीनों कंटेनर्स को ओपन कर दिया जाए सच दैट कि ये गैसेस आपस में मिक्स हो गई, मतलब A हो गया, B हो गया, C हो गया, आपस में मिक्स हो गई, तो टोटल मोल्स कितने रहेंगे? तो ऐसे में आप मोल्स को सिंपली ऐड कर सकते हो कि मिक्स करने से पहले कितने मोल्स थे और मिक्स करने के बाद कितने मोल्स हुए, खत्म। तो कितना दिख जाएगा आपको कि टोटल मोल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4.5। यानी कि मोल्स एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, बट ये एडिटिव प्रॉपर्टी तभी होगी जब आप लोगों की गैसेस जो हैं वो गैसेस कैसी होंगी? नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी। अगर आपकी गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही है तो तुम खुद सोचो, गैसेस के रिएक्शन की वजह से कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अब अगर नया प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मतलब जो गैसेस आपके पास ओरिजिनल मोल्स जिस गैस के आपके पास थे, अब आपके पास उतने मोल्स रहेंगे नहीं, बराबर। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूंगी एक गैस A और गैस B आपस में रिएक्ट कर रही, तो A के जहां पहले 1 मोल हुआ करते थे, क्या जरूरी है कि अब 1 मोल रहेंगे? 1 से कम रहेगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट तो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया ना। तो मोल्स को आप तभी तक एक एडिटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो जब तक गैसेस आप लोगों की कैसी हैं? नॉन रिएक्टिंग है। अगर गैसेस आपस में रिएक्ट कर जाती हैं तो फिर आपके मोल्स एडिटिव प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते, मतलब आप इस तरीके से डायरेक्ट उन्हें ऐड नहीं कर सकते कि बिफोर मिक्सचर और इज इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर मिक्सचर। आप ये वाला काम नहीं कर सकते। फिर वहां पे आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ रिएक्शंस देखना पड़ेगा, लिमिटिंग रीजन क्या, एक्सेस रीजन क्या, और सारा तामझाम करना पड़ेगा कि कितना रिएक्ट हुआ, कितना बचा, कितना यूज किया, सारी कैलकुलेशंस जो आपने मोल कंसेप्ट चैप्टर में सीखी थी। बट अगर आपकी गैसेस नॉन रिएक्टिंग है तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का बहुत ही सिंपल, सादा, सोबर सा नियम है कि फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आप लोगों के पास जो मोल्स होते हैं, ठीक है, जो मोल्स होते हैं, कौन से वाले मोल्स? आप लोगों के बिफोर मिक्सिंग वो किसके बराबर हो जाता है? आप लोगों के मोल्स किसके? आफ्टर मिक्सिंग के। आप ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कब? जब गैसेस आपकी नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। ये हम लोगों ने सीख लिया कंसेप्ट नंबर 2। अब हम लोगों की आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। अब ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहाँ से आया, कैसे आया, ये हमको समझना है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट समझने से पहले मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट में
एक छोटा सा डेरिवेशन करके बता देती हूँ। उस डेरिवेशन की मदद से हम लोग फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट पहले स्टेटमेंट में हम मूव नहीं करते। जैसे मान के चल ले कि आपके पास दो कंटेनर्स हैं। ये आपके पास कंटेनर नंबर मान लेते हैं ए है, ठीक है। इसके पास मोल्स कितने हैं, Na मोल्स है मान लो। और ये आप लोगों के पास एक कंटेनर नंबर बी है, इसके पास मान लो Nb मोल्स है, ठीक है, ओके। अब आपने क्या है, देखो दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। अब होता यह है कि ये चीज मैंने तुम्हें आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी बताई थी कि आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि दो कंटेनर्स के सामानों को आप मिक्स कर रहे हो, मतलब इसका जैसे मान लेते हैं वॉल्यूम 2 लीटर है, इसका 3 लीटर है। अगर आप इसको मिक्स कर दोगे तो फिर वॉल्यूम टोटल 5 लीटर हो जाएगा। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर, अच्छा अभी किसी का ये डाउट भी आ जाएगा मैडम वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं मान के चल रही हूँ मेरा सोल्यूशन आइडियल है। अब आइडियल क्या होता है वो आप लोग सोल्यूशन में सीखेगा। ये मान लेते एक कंटेनर मेरे पास पहले से है, इस कंटेनर के अंदर ये दो गैसेस मौजूद हैं और ये जो गैसेस इस कंटेनर के अंदर मौजूद है ये गैसेस कैसी हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ठीक है। अच्छा तो मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है एकदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बल्कि कई बार तुम लोगों को 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से तुम्हें ये पहचानना होता है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उनमें से किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो उसके जैसा हम एक सवाल देखेंगे आगे। बट याद रखना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तभी अप्लाई होता है जब गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं एक कंटेनर है जिसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, लेट्स से V, ओके। उस पर्टिकुलर कंटेनर का मैंने एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया, यानी कि लेट्स से टेम्परेचर T। मतलब ना तो मैं उस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर रही हूँ, कैसे कर सकती हूँ, है ना, कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, हाँ, लेकिन उस कंटेनर के अंदर जो टेम्परेचर है उसको भी हम लोगों ने क्या करके रखा है, कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास जो टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स, क्या वो टोटल मोल्स इसके बराबर होंगे? बिल्कुल, अभी जो हमने ऊपर प्रवचन सुना उस प्रवचन से इतना तो लिख सकते हैं, ओके। अभी अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूँ PV इक्वल टू nRT, तो मैं N टोटल की जगह क्या लिख सकती हूँ, P टोटल इनटू में बोलो क्या आ जाएगा, V टोटल बराबर, अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा, RT। मोल्स ऑफ A की जगह क्या आ जा रहा है आप लोगों के पास, ये आ जाएगा P टोटल, लिखेंगे क्या, नहीं, जो गैस A है वो अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी ना, बराबर, गैस A की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। सो लेट इट बी PA, लेट इट बी व्हाट, PA, कि गैस A जो प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर को हमने क्या मान लिया, PA। अब जो गैस A है उसके लिए आप वॉल्यूम VA यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि आप जैसे मान लेते हैं कंटेनर में आप एक गैस को भर के रखते हो, तो गैस एक सॉलिड के जैसे तो होती नहीं है कि उस कंटेनर का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती है, ऐसा नहीं होता है। गैस तो पूरे के पूरे कंटेनर में स्प्रेड आउट हो जाती है, बराबर है। हो सकता है कुछ ऐसी जगह हो उस कंटेनर के अंदर जहां वो गैस मौजूद ना हो, बट हम क्या मान के चलते हैं कि जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होता है आइडियल गैस केस में, वही वॉल्यूम बेसिकली किसका होता है, आप लोगों के गैसेस का होता है। समझ रहे हो? तो ऐसे में मेरे पास जो मेरी ए गैस है वो उस पूरे कंटेनर में है, उस कंटेनर के किसी एक सेक्लूडेड पार्ट में मौजूद नहीं है वो, तो इसके लिए भी वही टोटल वॉल्यूम आएगा अपॉन में RT। सिमिलरली गैस B की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, गैस B भी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी उस कंटेनर पर। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो क्या मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनकर आया कि PT इक्वल्स टू PA प्लस PB, जहाँ पे PA क्या है, PA का मतलब क्या है, PA का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस A, ठीक है। यानी कि अगर इमेजिन करो, अगर आप लोगों के पास कंटेनर में गैस B नहीं होता तो गैस A अपना कितना प्रेशर लगा रही होती, ठीक है, या गैस B कितना प्रेशर लगा रही होती,
ये वो पीए और ये वो पीबी है, ठीक है। ये वो पीए और ये वो पीबी है कि गैस ए ने और गैस बी ने कितना कितना प्रेशर लगाया, दैट इज आपका पीए एंड पीबी, ठीक है। और इसी को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बेसिकली क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दूंगी पीपी। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है गैस ए का, और ये भी क्या है आप लोगों का पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस बी का। और ये क्या है, ये तो भैया टोटल प्रेशर है उस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर जो गैसेस भरी हुई हैं उसकी वजह से, और कंटेनर के अंदर कितना टोटल प्रेशर है, तो ये वो है ड्यू टू ऑल गैसेस। ऑल मतलब अगर 2 गैसेस मौजूद है तो 2 गैसेस, 3 गैसेस मौजूद है तो 3 गैसेस। तो बस इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं, खत्म हो जाता है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर किसी कंटेनर में आपने, पहला पॉइंट, नॉन रिएक्टिंग गैसेस भर के रखी हैं, तो हर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का अपना खुद का कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, है ना। अच्छा, तो ऐसे में अगर फिर आपको कोई ये पूछे कि बताओ उस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना है, तो आप सिंपली क्या जवाब दोगे कि उस कंटेनर के अंदर में जो टोटल प्रेशर है वो उन तीनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस के पार्शियल प्रेशर का एडिशन होगा। मतलब गैस ए कितना प्रेशर लगा रही है प्लस गैस बी कितना प्रेशर लगा रही है प्लस गैस सी कितना प्रेशर लगा रही है इज इक्वल टू व्हाट, आप लोगों का टोटल प्रेशर। बस इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कहते हैं, खत्म। बस यही चीज थी आप लोगों के पास। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का मैं स्टेटमेंट क्या दूंगी, तो सबसे पहले डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का एक बहुत ही प्यारा सा आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इन अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर, ठीक है। ये पहला पॉइंट कि आपके पास जो गैसियस मिक्सचर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर में जो टोटल गैस का जो प्रेशर होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब बेसिकली हम लोग सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं। एल्जेब्रिक सम ऑफ पार्शियल प्रेशर पीपी ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट, हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो जो पार्शियल प्रेशर होगा उन सारे प्रेशर्स को अगर आप ऐड कर दो तो बेसिकली आप लोगों को क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर सिस्टम का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये कहलाता है डाल्टन्स लॉ। बट इस पूरे डाल्टन्स लॉ की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि गैसेस आप जो कंटेनर के अंदर भर रहे हो यार वो कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। अगर गैसेस नॉन रिएक्टिंग नहीं है तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर वैलिड नहीं होता है। अब जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, पेयर इज इनकरेक्ट फॉर पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पीपी, ठीक है, ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो, 4 ऑप्शन दे रही है, जैसे दे रही है हीलियम प्लस नियॉन दे दिया, बी दे दिया O2 प्लस आर्गन दे दिया, सी दे दिया N2 प्लस O2 दे दिया, डी दे दिया H2 प्लस O2 दे दिया, और ई में आप लोगों को वहाँ पे दे दिया है NH3 प्लस HCl दे दिया, और F में आप लोगों को H2 प्लस Cl2 दे दिया, ठीक है। ये आपको कंडीशन दे दी। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, इनर्ट गैसेस तो रिएक्ट नहीं करती। तो जो जो ऑप्शन में आपको इनर्ट गैसेस दिख रही हैं, पहली बात तो वहां पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर आंखें बंद करके तुम अप्लाई कर देना, है ना। इनर्ट गैसेस कहाँ रिएक्ट करती हैं तुम भी जानते हो। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हाँ, आप आगे जाके पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ये चीज बिल्कुल पढ़ोगे कि आपकी जो इनर्ट गैसेस हैं वो भी रिएक्शन शो करती हैं, बट वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं करती हैं। उन लोगों को एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हम में से सब लोग ये जानते हैं कि H2 प्लस O2 ये कंबाइन होके H2O बनता है, बट साथ ही साथ में हम ये भी जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री में H2 प्लस O2 रिएक्ट करके H2O नहीं बनता है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो आप ये मान कर चलेंगे कि वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपका रूम टेम्परेचर जैसी सिचुएशन में किया गया होगा।
और रूम टेम्परेचर में H2 प्लस O2, N2 प्लस O2, और अगर मैं एक और ऑप्शन भी ले लूँ ना कि N2 प्लस H2, ये सारी गैसेस रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। रियलिटी में प्रोडक्ट बनता है ना, N2 प्लस H2 अमोनिया बनता है, जिसे हम हेवर्स प्रोसेस कहते हैं, बराबर समझो। तो रियलिटी में प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उनको एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए होता है, रूम टेम्परेचर पे प्रोडक्ट नहीं बनाती। हाँ, बट ये ऐसे दो महान एग्जाम्पल्स हैं जो एक स्टूडेंट को हमेशा याद होने चाहिए कि ये महान वो दो लोग हैं जो रूम टेम्परेचर में भी क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये लोग रूम टेम्परेचर में भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स जिसके लिए आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल है जिसके लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। इवन जो लैब्स होती हैं, लैब्स में हम इस पर्टिकुलर लैब में हम ये जो ई नामक रिएक्शन है, इस ई नामक रिएक्शन को यूज करते हैं किस काम के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अमोनिया गैस का, मतलब कहीं पे अमोनिया गैस है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए। वैसे तो अमोनिया गैस की खुद इतनी पंजेंट स्मेल होती है, वो खुद अपना प्रेजेंस बता देती है कि देखो मैं अमोनिया गैस बात कर रही हूँ, बट स्टिल अगर आपको कहीं पता लगाना है कि जैसे आप लोग कैसे करते हो, लाइन वाटर टेस्ट करते हो ना CO2 के प्रेजेंस के लिए, तो वैसे ही हम लोग ये टेस्ट करते हैं। एक ग्लास रॉड लेते हैं, ठीक है, उस ग्लास रॉड को HCl में डिप कर लेते हैं, और जहां आपको ये पता लगाना है कि वो जो फ्यूम्स बाहर निकल रही हैं वो अमोनिया के वेपर्स हैं कि वो अमोनिया के वेपर्स नहीं है, अगर आपको ये पता लगाना है, उस वेपर्स के पास जाओ और उस ग्लास रॉड को बस होल्ड करके रखो। जैसे अपन लोग वो क्या कहते हैं दिवाली में जैसा जलाते हैं, जस्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, फुलझड़ी, राइट, फुलझड़ी को कैसे पकड़ के रखते हो, बस वैसे ही ग्लास रॉड को पकड़ के रखना है उस जगह से जहां से फ्यूम्स बाहर निकल रही है। तो अमोनिया और उस ग्लास रॉड पे मौजूद HCl, अगर वो अमोनिया गैस है रियलिटी में, तो अमोनिया और उस ग्लास रॉड पे मौजूद आप लोगों का HCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद वो लोग आपस में प्रोड्यूस करते हैं NH4Cl, और NH4Cl के आप लोगों को क्या देखने को मिलती है, व्हाइट फ्यूम्स। जैसे मूवीज में नहीं दिखता है, भूत आ जाता है तो धुआं धुआं हो जाता है, बस ये वही वाली से जो व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलती है। तो यानी कि आप नॉर्मल टेम्परेचर में अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे बेचारे की क्या गलती है, एक्सेप्शन थोड़ी ना ये, लेकिन ये आपका वो केस हुआ जहां पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वैलिड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं H2 प्लस CO2 की, राइट, तो H2 प्लस CO2 में भी आप लोगों का जो ये लोग मिलके क्या बना लेती है, HCl बना लेती हैं। सो यहाँ पे भी आप लोगों का डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप लोगों का वैलिड नहीं होता है। बस खत्म हम लोगों की कहानी, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से कुछ आपको पेयर बना के दिए जा सकते हैं। हाँ, अब एक बात बस ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि आपको बहुत सारे पेयर्स के बारे में आइडिया ना हो कि वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बट जैसे हमें पता रहता है कि N2 प्लस H2 अमोनिया बनाता है, H2 प्लस O2 वाटर बनाता है, तो जैसे जैसे तुम ये रिएक्शंस को पढ़ते हो ना, उनके ऊपर के टेम्परेचर जब तुम देखते हो तो ये एलिवेटेड टेम्परेचर होते हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते। हाँ, कभी तुम क्वेश्चन करते करते कभी किसी ऐसे सवाल के साथ तुम्हारा सामना हो जाए जो रिएक्ट कर रहा है, तो आपको उनको थोड़ा सा अपने ब्रेन में रख लेना चाहिए, जैसे मैंने इन दो एग्जांपल्स को रखा है। ठीक है, तो बेसिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसकी मैं थ्योरी तुमको बता चुकी हूँ। अब इससे रिलेटेड मैं फॉर्मुलेज बताना शुरू करती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला हम लोगों को अगेन एक और डेरिवेशन करना है, बहुत ही सिंपल है डेरिवेशन, कोई उसमें कठिन चीज़ नहीं है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछेगा कि आप लोगों के पास PT क्या है, तो आप PT को किस तरीके से डिफाइन करते हो कि PT होता है, अगर दो गैसेस मिक्स हैं तो PA प्लस PB हो सकता है, 3 गैसेस हो सकता है 4 हो, मैं 2 गैसेस का सिस्टम लेके चल रही हूँ। तो आप PT को डिफाइन कैसे करोगे कि PT होता है आप लोगों का PA प्लस PB, बराबर, बिल्कुल ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इस प्रेशर को मुझे हटाना है, इस PT की जगह मैं क्या कुछ और लिख सकती हूँ, तो लिख तो सकते हैं भैया PT की जगह कुछ और, क्या लिख सकते हैं उस पर फोकस करते हैं हम लोग। तो देखो आप लोगों का PT, ये तो भैया हमने लिख दिया कि PT इज दिस, ये होता है।
अब यहाँ पे आप लोगों के पास, एक मिनट, हेलो, ठीक है, कितनी देर में? अच्छा ठीक है ना, 15 मिनट में। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ 15 मिनट बाद, क्योंकि कर रही थी। हाँ निकल जाना बिना फ़ोन की। हम्म हम्म हम्म। तो देखो, जो पीटी होता है, क्या उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, जैसे पी ए प्लस पी बी आप लोगों को दिख रहा है, तो पी ए और पी बी को अगर हम हटा दें, ठीक है, वहाँ से अगर मैं पी ए को हटा दूँ और पी बी को हटा दूँ, तो पी ए और पी बी को हटाकर उसकी जगह पर कुछ मोल्स के टर्म्स में हम लोग बातचीत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मोल्स के टर्म्स में एकदम बातचीत कर सकते हैं। तो देखो कैसी होगी हम लोगों की बातचीत, अगर मैं मोल्स के टर्म्स में घुसूँ तो आप लोगों के पास वो एक्सप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, जैसे ये पीटी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको एन ए अब प्लस एन बी आर टी और अपॉन में वो टोटल वॉल्यूम उस कंटेनर का वी टी। इस वी टी को उठाकर ले आओ भैया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, पी टी इंटू वी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी और इंटू में आर टी। ये हो गया। अच्छा अब बताओ जरा कि उस कंटेनर में जो गैस ए है, अगर कोई तुमसे उस गैस ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाने को कहे, जैसा कि मैंने ऊपर डिराइव करते हुए लगा के ऑलरेडी दिखाई भी थी, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू में वी टी, क्योंकि वो उसी कंटेनर में मौजूद है, इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, एन ए आर टी। सिमिलरली गैस बी के लिए लगाने को कहे, तो गैस बी के लिए ये चीज हो जाएगी एन बी इंटू में आर टी बराबर, ये ऐसा आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करो, एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। ओरली करना, मैं बच्चों के जैसे डिवाइड करके नहीं बताऊंगी। तो ये हो जाएगा पी टी अपॉन में कितना आ जाना है, पी ए, न्यूमरेटर में आ जाना है एन ए प्लस एन बी अपॉन में एन ए। इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर लो, मैं चाहती तो पीबी वाले से भी डिवाइड करवा सकती थी फर्स्ट इक्वेशन को, बट इतने सारे एक्सप्रेशन बना के क्या मतलब, जब एक ही से डिवाइड करके हम रिजल्ट को समझ सकते हैं। ये हो जाएगा पी ए अपॉन में पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन में बोलो क्या, एन टोटल। अच्छा अब तुम्हें अगर याद होगा, बचपने में 11वीं कक्षा के पहले चैप्टर में मोल कंसेप्ट में तुम्हें ये क्वांटिटी क्या होती है बताया गया है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अपने दिमाग पे जोर डालने पे याद आ रहा है तो बिल्कुल हमें याद आता है। बोलो ये क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, आपके उस गैस ए का मोल फ्रैक्शन, राइट। तो क्या यहां से आप ये लिख सकते हो कि उस पर्टिकुलर गैस ए का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर गैस ए का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये हम लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया। ठीक है, आप चाहो तो इस चीज को कैसे लिख सकते हो, मान लेते हैं आपको यही सेम एक्सप्रेशन गैस बी के लिए लिखना है, तो क्या लिखोगे, उस गैस बी का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू उसका मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाई में बोलो कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर। गैस सी के लिए लिखना है तो आप गैस सी के लिए भी लिख सकते हो, जितने कंपोनेंट उस पर्टिकुलर सिस्टम में मौजूद है सबके लिए लिख सकते हो। सो बेसिकली सेकेंड फॉर्मूला, और बल्कि मैं ये कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप आगे जाकर मोल कंसेप्ट में भी यूज करोगे, वो आप लोगों को यहां से क्या मिल रहा है कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, उस पर्टिकुलर गैस का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस और मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या, टोटल प्रेशर। ये हम लोगों को यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला तो यही था यार कि टोटल प्रेशर जो होता है हम लोगों का वो इंडिविजुअली जितने भी पार्शियल प्रेशर्स होते हैं उन सभी के एडिशन के बराबर होता है। ये रिजल्ट हम लोगों को यहाँ से मिल गया। और मैं बता दूं ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे सोल्यूशन नामक चैप्टर, तो उस सोल्यूशन नामक चैप्टर में इस पर्टिकुलर रिजल्ट से हम लोग और दूसरे लॉज डिराइव करेंगे। जैसे एक होता है राउल्स लॉ, है ना, तो वो राउल्स लॉ हम लोगों को डिराइव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा अब देखो कई बार कैसा होता है, जैसे कई बार छोड़ो,
पिछली क्लास में तुम लोगों को आई थिंक न्यूमेरिकल पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने परसेंटेज ऑफ गैसियस मिक्सचर के बहुत सारे आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन करवाए थे। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि गैसेस का मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें से आपकी कि उस गैस नंबर ए का बताइए परसेंटेज कितना है। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार परसेंटेज के लिए तो ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, है ना, तो हम लोग कैसे निकालें। कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिकली परसेंटेज कहते किसको हो कि टोटल में वो चीज कितनी मौजूद है। तो इनडायरेक्टली परसेंटेज ऑफ दैट गैसियस मिक्सचर इज नथिंग बट दी मोल फ्रैक्शन। जिस भी गैस का आपको परसेंटेज मिक्सचर निकालना है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो या निकाल चुके हो तो मोल फ्रैक्शन उस गैस की मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपको उसी गैस का परसेंटेज मिक्सचर मिल जाएगा। अभी कई बार मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें दिमाग में हमारी साइकोलॉजी क्या चलती है, मैडम मोल्स दिए होने चाहिए थे तब हम मोल फ्रैक्शन निकालते। बट हम लोगों को अभी डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ने के बाद ये भी याद होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन के लिए हमेशा मोल्स या फिर वेट या फिर मोलर मास की जरूरत नहीं होती। आप मोल फ्रैक्शन को ये भी लिख सकते हो उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय, बोलो कितना, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यानी कि बेसिकली परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर ये प्रेशर के टर्म्स में कैसे निकालें ये हम लोगों ने सीख लिया। सो दिस इज आवर व्हाट फॉर्मूला नंबर व्हाट 3। यह हम लोग डाल्टन्स लॉ से फॉर्मूला 3 सीखते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 पर आते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 देखो हम लोगों को क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो भी चीज अभी बता रही हूँ फॉर्मूला नंबर 4 ये अति आवश्यक है। इसको आप ये मान के चलिए कि जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं तो कई बार न्यूमेरिकल सॉल्विंग के दौरान ये चीज जो है डायरेक्टली आपको क्या कर सकती है, बचा सकती है। किस चीज से बचा सकती है, बड़े बड़े डेरिवेशंस करके आंसर निकालने से, अगर किसी इंसान को ये सारी चीजें पता है तो। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने क्या बताया कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, बताओ वो किसके बराबर होता है। वो होता है आप लोगों का टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, बराबर यही चीज थी, यही चीज तुम्हें सिखाए हैं। ठीक है, अभी आपके पास मैंने ऊपर इक्वेशंस बनाई थी, कौन सी, ये 2 और मान लेते हैं ये 3। आप एक काम करो 2 और 3 को आपस में रेशियो में ले लो, 2 और 3 को आप आपस में डिवाइड कर लो। अब मैं अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करूंगी तो देखो ये चीज क्या हो जानी है, ये चीज आप लोगों की इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। PA अपॉन में क्या आ जाएगा, PB इक्वल्स टू, बोलो कितना आ जा रहा है, चेक करो। PA क्या था हम लोगों का, PA क्या था, देखो PA क्या था, PA हम लोगों का था, अच्छा VT कट गया, NA अपॉन में RT और NB अपॉन में RT, है ना। तो ये NA RT भी कट गए न्यूमरेटर से, ये आ जाएगा NA अपॉन NB। यानी कि अगर किसी सिस्टम में 2 गैसेस मौजूद हैं तो उन दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उनके पार्शियल प्रेशर का रेशो उनके किसके बराबर होता है, उनके मोल्स के रेशो के बराबर होता है। मतलब बेसिकली मोल्स का जो रेशो आने वाला है वही रेशो पार्शियल प्रेशर का होता है। कई बार हमें सवाल में रेशो चाहिए होता है पार्शियल प्रेशर का, बट दे के रखा हुआ होता है मोल्स का। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कल इस टॉपिक से रिलेटेड, बट हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या रे यार पार्शियल प्रेशर का तो रेशो दिया ही नहीं है। तो उस वक्त हम लोगों को ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जो रेशो मोल्स का होता है वही रेशो किसका होता है, पार्शियल प्रेशर्स का भी होता है। ठीक है, वही रेशो और किसका होता है, आप लोगों के पार्शियल प्रेशर्स का भी होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या और कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम डिराइव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से डिराइव किया जा सकता है, वो एक और, जैसे मैंने ये कहा कि पार्शियल प्रेशर्स का जो रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, आप लोगों के मोल्स के बराबर होता है, मोल्स के रेशो के बराबर होता है। अभी तुम लोगों ने जस्ट अभी यही सीखा कि अगेन ये रिजल्ट याद रखना, फॉर्मूला नंबर 4 याद रखना। अब फॉर्मूला नंबर 5 में आते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 के लिए क्या मैं ये लिख सकती हूँ, PA इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय आप लोगों का टोटल प्रेशर। सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ PB इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अगर मैं रेशो लूंगी तो ये PT और ये PT कट गया, तो यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B का जो रेशो है
वही सेम रेशियो उन लोगों के मोल फ्रैक्शन का भी होता है ना। यहां से मुझे क्या मिल गया, फॉर्मूला नंबर 5 मिल गया। अब अगर मैं फॉर्मूला नंबर 4 और मैं फॉर्मूला नंबर 5 इन दोनों को क्लब कर दूं तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। और बोलो क्या आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के साथ जो रेशियो होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन का रेशियो और वही सेम रेशियो उसके मोल्स का भी होगा। यानी कि बेसिकली ये तीनों रेशियोज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कल हम इसको यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है 2 सिस्टम हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या हो 2 सिस्टम्स हो। आपके पास क्या हो सकता है, बोलो 3 सिस्टम होंगे। अगर 3 सिस्टम होंगे तो क्या करोगे, पीए का रेशियो पीबी के साथ, पीबी का रेशियो पीसी के साथ इक्वल होगा किसके, उनके मोल रेशियोज के बराबर, इक्वल होगा किसके, उन लोगों के मोल फ्रैक्शन वाले रेशियोज के बराबर, ठीक है। तो एन सिस्टम्स के लिए भी आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो अभी तक तुम्हें बातचीत समझ में नहीं आई, ठीक है। अच्छा, अब एक हम लोग छोटी सी बातचीत कर लेते हैं, नोट आप हेडिंग डालिएगा। इससे क्वेश्चंस ना कई बार डायरेक्ट उस टाइप में आ जाते हैं, जैसे नहीं होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, है ना। उस टाइप के सवालों में कभी कभी ये वाला टॉपिक आप लोगों का डायरेक्टली उठाकर पूछ लिया जाता है। क्या है देखते हैं, समझते हैं ये टॉपिक आप लोगों का। इनर्ट गैस जानते हो तुम लोग क्या होती है। अच्छा, इसमें मैं तुमको एक छोटा सा सजेशन दूंगी। ली चार्टिलियस प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां पे हम लोग एडिशन ऑफ इनर्ट गैस को पढ़े थे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर डेल्टा एन जी 0 रहा, डेल्टा एन जी 0 नहीं रहा, छोटा रहा, बड़ा रहा, उसको आज रिवाइज कर लेना, ठीक है। इससे होगा कैसा कि तुम्हारी चीजें तुम्हें रिकॉल होती जाएंगी। देखो मैं करंटली भूल चुकी हूँ और मुझे याद करके कोई मतलब भी नहीं है, मुझे एग्जाम नहीं देना ना। जब मेरा खुद का एग्जाम था तब मैं डेली रोज चीजों को रिकॉल करती थी, रोज 1 घंटा मैं सिर्फ रिकॉल के लिए निकालती थी कि अच्छा मुझे पूरे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारे नियम रिकॉल करने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, तीनों के लिए 1-1 घंटा। होमवर्क टाइम अलग, सारा टाइम अलग, लेकिन रिकॉल वाला 1-1 घंटा निकालती थी। हो सकता है किसी दिन रिकॉल जल्दी हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस की। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम क्या कर लो, एक बार वहां पर जाओ और ली चार्टिलियर प्रिंसिपल पे ये पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कर लो, या बेटर होगा पूरा का पूरा ली चार्टिलियर प्रिंसिपल का रूल ही रिवाइज कर लो। क्योंकि जब तुम लोगों का ली चार्टिलियर प्रिंसिपल पे टेस्ट लिया गया था तो तुम लोगों ने बहुत गुड़ गोबर किया था, ठीक है। अच्छा, अभी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में आते हैं। तो जब भी हम किसी भी सिस्टम में इनर्ट गैस ऐड करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, ध्यान रखना ये जो पूरी डाल्टन्स लॉ की बातचीत हो रही है ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला, टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यार वो तो होगा ही होगा। अगर एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर तुम गैस भर दोगे तो गुब्बारा ये थोड़ी ना देखेगा कि तुम इनर्ट गैस भर रहे हो कि हाइड्रोजन गैस भर रहे हो। भैया गैस भरी है, उसका तो प्रेशर बढ़ गया, तो टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। परंतु जो उस गुब्बारे के अंदर पहले से गैसेस मौजूद है ना, जो भी उस गुब्बारे के अंदर पहले से गैसेस मौजूद हैं, उन गैसेस का, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर में किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। समझ रहे हो क्यों देखने को मिलेगा यार? अभी अभी मैं तुमको बताई थी कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कि तुम्हारा कितना हक है। मान लेते हैं 3 एप्पल्स हैं, तो 3 एप्पल्स का टोटल वेट के प्रति कितना कंट्रीब्यूशन है, अपन वो देखेंगे ना। अगर ऊपर से 1 अंगूर और टपका दोगे तो उस 1 अंगूर के आ जाने से उस एप्पल के टोटल वेट की कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसीलिए टोटल प्रेशर चेंज होता है सिस्टम का, लेकिन उस सिस्टम में पहले से जो गैसेस मौजूद हैं उनके पार्शियल प्रेशर में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज में आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। ये हमने कितने फॉर्मूले डिराइव कर लिए थे? 5 फॉर्मूले उस तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 पर। फॉर्मूला नंबर 6 बेसिकली कुछ नहीं है, आप लोगों के डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। ये जो एक्सटेंडेड वर्जन है ये ऑलरेडी मैं आपको सिखाऊंगी जब हम लोग कनेक्टिंग गैसेस वाला कंसेप्ट सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए इसको समझते हैं। आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर एक दूसरे कंटेनर से कनेक्टेड है, ठीक है। इनिशियली दोनों के बीच में स्टॉपकॉक लगी हुई थी,
ये स्टॉपकॉक अलाउ नहीं करती है दोनों गैसेस को आपस में मिक्स होने देने से, है ना। तो जब तक स्टॉपकॉक लगा हुआ था दोनों का अलग अलग प्रेशर था P1 P2, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम था, मतलब जितना वॉल्यूम इस जगह का होगा दैट इज V1, जितना वॉल्यूम इस जगह का होगा दैट इज V2। हाँ, बट टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। फिर अब हम लोगों ने क्या किया, जो स्टॉपकॉक थी उस स्टॉपकॉक को हमने ओपन कर दिया। तो अभी तक मैं तुम्हें डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर कैसे बताती आती हूँ कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम मतलब जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में है, गैस ए का भी वही वॉल्यूम, गैस बी का भी वही वॉल्यूम। लेकिन अब ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हम कनेक्टिंग बल्ब्स में लगा रहे हैं। तो जब आप स्टॉपकॉक को ओपन कर दोगे तो देखो ओपन करने के बाद क्या होगा, पूरी दुनिया जानती है जिस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा और जिस तरफ प्रेशर कम होगा तो एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जैसे एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट शुरू होता है ना कि हॉट बॉडी से हीट निकल निकल के कोल्ड बॉडी तक आती है, अनलेस एंड अनटिल जब तक क्या हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, गैसेस का मूवमेंट शुरू होगा। किस वजह से गैसेस का मूवमेंट शुरू होगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस। गैसेस मूव करना शुरू कर जाएंगी, बताओ कहां से, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। इस पे हम लोग फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज, अभी मैं मानती हूं कि जिस भी गैस का प्रेशर कम था उसका प्रेशर बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जो भी होगा। लेकिन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस गैस ए का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि अब तो गैसेस मिक्स हो चुकी है ना, अब तो पूरे कंटेनर में फैल चुकी हैं। सो अब आप ये नहीं बोलोगे कभी कि इस ए का वॉल्यूम V1 है, आप बोलोगे अब इस ए का वॉल्यूम V1 प्लस V2 है। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि इस बी का वॉल्यूम अब V2 है, क्योंकि वो फैल चुकी है ना, तो ऐसे में अब इसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आप लोगों के कनेक्टिंग बल्ब वाले केस में। ठीक है, बस। अच्छा, अब अगर तुमसे कोई ये पूछे क्या गैस लीक हो रही है, तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली नॉट, गैस थोड़ा लीक हो रही है। तो इट मीन्स दैट कि जितने मोल्स मिक्स होने से पहले थे, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग जितने मोल्स थे उतने ही मोल्स आप लोगों को आफ्टर मिक्सिंग भी मिलेंगे। ये बात तो मानते हो, ठीक है। मिक्स होने से पहले जो मोल्स थे, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, और मिक्स होने के बाद मैं उसको फिलहाल लिख देती हूँ टोटल मोल्स। खत्म करते हैं, टोटल मोल्स लिख देते हैं। अब ए के कितने मोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस, इफ समबडी वुड आस्क यू, दैट इज PV अपॉन RT। सो P क्या हो जाएगा, ए ने कितना प्रेशर लगाया, V क्या हो जाएगा, VA, क्योंकि पहले बिफोर मिक्सिंग की बात करो ना, बिफोर मिक्सिंग तो उसके पास अपना खुद का वॉल्यूम था, राइट, अपॉन में RT, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सिमिलरली ये चीज आपकी इस तरीके से हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है टोटल मोल्स की। टोटल मोल्स मतलब आफ्टर मिक्सिंग। अब आफ्टर मिक्सिंग के बाद टोटल प्रेशर PT तो हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ना तो VA रहेगा ना तो VB रहेगा, ये वॉल्यूम रहेगा VA प्लस VB अपॉन में RT तो तुम जानते हो, सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगी तो कैंसिल आउट हो जाना है। तो यहां से एक्सप्रेशन ये बन गया PA VA प्लस PB VB इक्वल्स टू PT, और यहाँ पे VA प्लस VB। अब तुम मुझे बताओ, हमने ऊपर आज जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, क्या ये उससे अलग है? बिल्कुल ही अलग है। हमने ऊपर जो पढ़ा था उसमें गैसेस को हम मिक्स मतलब पहले से करी हुई रखी हुई थी, हम बाद में उस टॉपकॉक को ओपन करके मिक्स नहीं कर रहे थे, वो पहले से मिक्स थी। तो जब आप लोगों की गैसेस ऑलरेडी मिक्सड होती हैं, ठीक है, जब आप लोगों की गैसेस कैसी होती हैं, ऑलरेडी मिक्सड होती हैं, तो ऐसे केस में डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, PT इक्वल्स टू PA प्लस PB। लेकिन अगर आप अलाउ करते हो मिक्सिंग, ठीक है, अगर आपके हाथों में है स्टॉपकॉक को ओपन करके मिक्सिंग अलाउ करना, तो ऐसे केस में जो PT होता है वो सिंपली PA और PB का एडिशन नहीं होता है, दैट इज VA VB, और ये टर्म भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, बस खत्म। वही सेम कंसेप्ट लगाया है, देखो हमने जब हम लोग उसको पहले से मिक्स करके रखे हुए थे तब भी मेरा यही सेम कंसेप्ट था, और जब हम लोग अभी उसको मिक्स करवा रहे हैं तो भी देखो मेरा वही सेम कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट सेम है, लेकिन सेम कंसेप्ट से रिजल्ट्स हम लोगों के डिराइव अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि सिचुएशन अलग अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का बहुत ही सावधानी पूर्वक आप पढ़िए
कि गैसेस को आप पहले से मिक्स करवा के कंटेनर में रखा हुआ है कि गैसेस आप लोगों की मिक्स करवाई जा रही है। इट इज जस्ट लाइक कि जब आप आयोनिक इक्विलिब्रियम में थे और हम बोलते थे ना क्या नाम है यार उनका, मतलब एसिड्स ऑफ इतनी इतनी नॉर्मेलिटी आर मिक्स्ड टुगेदर, है ना, तो वहां पे हम लोगों के लिए जो वर्ड होता था मिक्स्ड, वो कितना इंपॉर्टेंट होता था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि दो वेसल्स आपस में कनेक्टेड हो, है ना, हो सकता है आप लोगों के पास कल को 3 कंटेनर्स आपस में कनेक्टेड हो सकता है 4 कनेक्टेड हो सकता है n कनेक्टेड हो। तो अगर 3 कनेक्टेड होते तो ये एक्सप्रेशन बन जाता PA VA प्लस PB VB प्लस क्या हो जाता PC VC इक्वल्स टू PT और ब्रैकेट में VA प्लस VB प्लस VC। समझ रहे हो ये ऐसा। तो कितने कंटेनर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज वेरी करती है, बट बेसिकली ये चीज ये है, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या इसी को मैथमेटिकली मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकती हूँ? अच्छा, मैथमेटिकली मैं ये सिंप्लीफाई करके इसीलिए दिखवा रही हूँ, रीजन कई बार हम लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा असर्शन रीजनिंग में या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट वाले पार्ट में। तो हम लोग क्योंकि यूजुअली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के प्रति हमारा विजन कैसा रहता है कि टोटल प्रेशर इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, हमारा यही विजन रहता है। हम लोग इस विजन से कभी उसको देखते ही नहीं है कि अगर मान लेते गैसेस मिक्स करवाई जा रही हैं तब क्या होगा, ये विजन ही नहीं होता है हमारा। तो ऐसे केस में मैथमेटिकली अगर इसी सेम स्टेटमेंट को वो आपका क्वेश्चन वाला आपको ऐसे लिख कर दे देता है कि PT VT इक्वल्स टू समेशन ऑफ PI VI I इक्वल्स टू 1 से लेकर n, तो हम लोगों की जो सेंटिमेंट्स है ना बहुत हर्ट हो जाते हैं। हमें लगता है अरे यार ये सब क्या है, हमने जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था उसमें तो वॉल्यूम नहीं था, है ना। तो बेसिकली ये भी एक तरीका हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज को क्या करने का, एक्सप्रेस करने का, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को लेकर। इसमें अभी मैंने जो जो तुमको चीजें बताई उसमें तुम लोगों को एक एक फॉर्मूला, ठीक है, कहने को फॉर्मूला होता है बट आपको बेसिकली वो चीजें याद होनी चाहिए एकदम मुंह जबानी, अगर नहीं याद है तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीजें हमको हटके पढ़नी है, उसको समझ लो थोड़ा सा। बेसिकली इसको अमेगेट्स लॉ कहते हैं। ये उतना ज़्यादा आप लोगों का फेमस नहीं है ये वाला टॉपिक, बट इसको मैं पार्शियल प्रेशर वाले ही टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा देती हूँ तो बेटर रहेगा। मान लेते हैं कि अभी भाई पढ़े हो, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि PT क्या है तो तुम कहोगे PT इंटू VT इक्वल्स टू आपका N टोटल। मान लो 2 गैसेज हैं तो Na प्लस NB को ले लोगे और मल्टीप्लाई में RT, बराबर कह रहे हैं हम, ठीक है। अब उसके बाद इसको ले लो अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आपके पास वो जो A गैस है, A गैस, उस A गैस के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे Na इंटू RT। राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, तो अभी याद रखना ये एक्सप्रेशन में ऊपर डाल्टन्स लॉ वाले एक्सप्रेशन में मैं तुमसे यहाँ क्या लिखवाती थी, VT लिखवाती थी ना, यहाँ VT ना लिखोगे, यहाँ VA लिखोगे। इसका मतलब आपके पास ये मिक्स नहीं हुए से पहले वाली सिचुएशन है, ये जो ऊपर बताए हैं ना वही वाली सिचुएशन है। अच्छा, और मान लेते हैं इसका भी वही टोटल प्रेशर है जो आप लोगों की उस गैस B की वजह से भी जो टोटल, मतलब टोटल प्रेशर ये इसका भी वही है एग्जैक्टली PT। अब अगर कोई तुमसे बोले यहाँ पे रेशो ले लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, तो ये चीज हो जाएगी V टोटल अपॉन में VA इक्वल्स टू NA प्लस NB अपॉन में NA। रेसिप्रोकल ले लोगे VA अपॉन में VT इक्वल्स टू NA अपॉन में N टोटल। डोंट यू थिंक अगेन कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो जिस तरीके से बातचीत हमने अभी ऊपर डाल्टन्स लॉ के लिए की थी कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन उस गैस का मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है, यही पढ़े थे हम लोग, है ना। तो क्या इस एक्सप्रेशन को मैं वॉल्यूम के लिए भी लिख सकती हूँ, बस इसी को अमेगेट्स लॉ ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं, इसी सेम चीज को, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसी सेम चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, अब इसी सेम चीज को आप इस तरीके, मतलब ये हो गया आप लोगों का अमेगेट्स लॉ, और मैं नीचे लिख देती हूँ एक डाल्टन लॉ। पहली बात तो ये फॉर्मूला नंबर 6 है, हाँ इसको याद रखोगे। अब मेरे को फॉर्मूला नंबर 7 डिराइव करना है,
तो फॉर्मूला नंबर 7 के लिए मैं डाल्टन्स लॉ लगाती हूँ उसी सेम गैस ए के लिए। तो डाल्टन लॉ क्या होगा, पी ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ए इनटू में क्या आ जाएगा, पी टोटल। अब इन दोनों का तुम रेशियो ले लो। अगर तुम इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये चीज हो जाएगी वी ए अपॉन में पी ए इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन में पी टी। ये एक और चीज है। अब इससे भी हो सकता है कल को तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाए कि कितना कितना होगा, बराबर, बस खत्म, ये चीज है, डन। तो बस इतना ही पार्ट है जो आप लोगों को याद रखना है, और एज सच कुछ भी नहीं है इस पूरे मतलब चैप्टर में, ठीक है ना। और जैसे हम लोग डाल्टन्स लॉ को बोलते हैं ना कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन टाइम्स उस गैस के मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर के बराबर है। तो बेसिकली यही आपका एमेगेट्स लॉ है। एमेगेट्स लॉ पार्शियल प्रेशर के बदले पार्शियल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बातचीत करता है, ठीक है। मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है आप लोगों की पार्शियल वॉल्यूम कहलाती है, ठीक है। इसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। बाकी हम लोग अब बातचीत करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले टॉपिक के बारे में कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्वस टेंशन क्या होती है। बट फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे अभी स्टॉप, ठीक है ना। अगर इन केस इससे रिलेटेड कोई यहाँ पे फिर से लेट से एक्सप्रेशन में गड़बड़ी हो गई हो तो बताना भाई मुझको भी, ठीक है। जहाँ तक मैंने तो पूरे प्रिकॉशन रखे कि गलती ना हो, बट स्टिल हो जाती है ह्यूमन एरर। जैसे कल के एक वीडियो में हो गई थी, मैंने 100 को 10 की पावर 3 ले लिया था जो कि 10 की पावर 2 होना चाहिए, उसे करेक्ट कर लिया, ठीक है।